स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है सबको कि नहीं? हम्म? मेरी आवाज सबको आ रही है? अच्छा, चलें। ओके। अच्छा, देखिए, वैसे तो आज हमारा जो दिन है वो है, जो हमने पिछले 8-9 दिन जो पढ़ा, उसमें अगर कोई कमी रह गई है, कोई डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन आंसरिंग है, राइट। लेकिन आज हम थोड़ी सी क्वालिटी एंड रेलेवेंस एजुकेशन पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन इससे पहले जो है, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक, वो पहले डिस्कस करते हैं, ये बात नहीं करेंगे। आप में से कोई बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग के बारे में कुछ पूछना चाहे? दूसरा, आप एक अनाउंसमेंट सुन लें, ठीक है। आपका जो 6561 है ना, कोर्स कोड 6561, इसकी जो क्लासेस हैं वो 11 अक्टूबर यानी टुमारो से शुरू हो रही हैं, जिसका टाइमिंग है 1:30 to 3 PM, एंड 6562 जो कोड है, उसकी क्लास शुरू होगी 5 PM to 6:30 PM, राइट। आप सबने मेरी ये बात सुन ली? ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ आपको, अभी पीपीटी अभी सारी करता हूँ आप सबको, ठीक है। मैंने जो आपसे कहा है ना, आपकी क्लास 6561, देखिए 6561 एंड 6562, ये शुरू हो रही है 1:30 to 3 PM एंड 5:30 to 5 to 6:30 PM, सॉरी, 5 to 6:30, राइट। आप सबने नोट कर लिया? आप सबको, ये आप सब प्लीज नोट कर लें, ये मैडम तेहरा की तरफ से एक मैसेज है कि मैं आप सबको बताऊं, आप प्लीज सारे नोट कर लें, ठीक है। मैंने लिख के दे दिया ना आपको, देखें 6561 और 6562। 6561 जो है 6561, उसकी क्लास होगी 1:30 से 3 बजे तक, और 6562 की क्लास होगी 5 से 6:30 बजे तक, ठीक है। अभी तो ये देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना ऑप्शन, ये ऑप्शन अभी आ जाएगा आपके पास ना, कल जब आप ये क्लास लेने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये बताएं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो हम उस पर बात करते हैं, फिर साथ साथ इसको लेके चलते हैं।
ठीक है। क्वालिटी एंड रेलेवेंस एजुकेशन क्या होता है? ठीक है, क्वालिटी किसे कहते हैं? सो वी conceptualize the term quality as the total features and characteristics of a project or services that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Simply quality का मतलब होता है कि आपने जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने का नाम क्वालिटी है। ठीक है, आपको समझ आई क्वालिटी किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को जब आप मीट करने से क्वालिटी कहते हैं, राइट? सिंपली मैनी। तो जब आप प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, तो आप अपना क्लाइंट देखें, आपका क्लाइंट आपकी कम्युनिटी है, आपका स्टूडेंट है, और पेरेंट्स हैं, योर पीयर्स हैं। तो जब आप उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, इट्स मीन quality, right? When you meet the expectation of your customers or sometimes goes beyond the expectation of your customer, it's mean you are maintaining and sustaining quality, right? Agree yahan tak? Relevance refer to relatedness, appropriateness or suitability or something taken in its context. रेलिवेंस का सिंपल सा मतलब है कि जो चीज उससे रेलिवेंस रखती हो, उससे सुटेबल हो, अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स हो। अब देखो एक सेकंड यहाँ ठहर के मैं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में 1 मिनट के लिए लेके जाता हूँ क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। एग्री? क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस की दुनिया में हम आपको लेके जाते हैं 1 सेकंड के लिए। आपका जो अभी तक जो आपने पढ़ा, ये आपने सब कुछ पढ़ा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। बिजनेस की दुनिया में क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, ये तो मैं टिप दे रहा हूं आज। देखें, क्वालिटी मेंटेन करने से पहले बिजनेसमैन लोगों में एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं, राइट? क्या क्रिएट करते हैं? एक्सपेक्टेशन। वो एक्सपेक्टेशन कैसी होती है? आप हर रोज टीवी पे जो डिफरेंट कमर्शियल्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, इसमें आप देखते हैं आपको डिफरेंट ट्रेंड्स, फैशन के, लाइफस्टाइल के, उनके टॉकिंग स्टाइल, देयर बॉडी लैंग्वेज, हाउ दे टॉक, हाउ दे लिव, ये आपके अंदर एक्सपेक्टेशन क्रिएट की जाती है, राइट? अब जब आपको एक्चुअली जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो इन एक्सपेक्टेशन से 1 स्टेप पीछे आते हैं, राइट? एक्सपेक्टेशन से 1 स्टेप पीछे, ताकि आप लोगों की उन नीड्स को, वो जो डिजायर्स होती है ना, हम उनको नीड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट? नीड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? डिजायर्स में, राइट? देखिए, आपकी जिंदगी की नीड्स बहुत कम है, डिजायर्स अनलिमिटेड है। तो जब आप अपनी डिजायर्स को कन्वर्ट करते हैं ना एक्सपेक्टेशन में, तो बिजनेसमैन एक टॉप क्वालिटी आपको प्रोवाइड कभी नहीं करता। वो हमेशा इससे 1 या 2 स्टेप पीछे रहते हैं, राइट? इसीलिए आप देख लें, जब जो चीज आपको दिखाई जाती है और जो दी जाती है, उसमें डिफरेंस होता है। आप सारे से एग्री करते हैं ना? जो चीज आपको दिखाई जाती है, जब आप एक्चुअल उस जगह जाते हैं तो वैसा नहीं होता। द सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट। तो बिजनेस की दुनिया में क्वालिटी इस तरह बिजनेसमैन और वो लोग, राइट? तो इसका मतलब है कि क्वालिटी आपने जो क्रिएट करनी है वो है दी appropriateness, suitability, desirability
of your customers. What your customers, your client, your society, your students, your parents, your teachers, your employers, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, राइट? आप एक सी एग्जांपल देते हैं, मैं तो आपको एक सेकंड के लिए सिर्फ बिजनेस की दुनिया में लेके गया ताकि तुम्हें क्वालिटी का मतलब थोड़ा सा समझ आए। अब ये तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल गया, जहां तक जाते रहोगे आप ये बात को समझ गिरा इसकी खुलती जाएगी। हम देखते हैं कि जी एजुकेशन में हमने क्वालिटी और रेलिवेंस, रेलिवेंस इसलिए कि इररेलिवेंट सब्जेक्ट पढ़ाना जो है वो बड़ा कॉस्टली होगा, राइट? तो आप देखें कि देखिए ये जो आप कह रहे हैं शफकत के न्यू फीचर दिखाया जाता है, ये फीचर आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप की जाती है, आपको बताया जाता है। देखिए फोन का आज से 20 साल 15 साल पहले या 10 साल पहले मोबाइल का कॉन्सेप्ट बात करना और सुनना होता था। इन्होंने उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा के उसमें कैमरे लगाए कि आप अपनी तस्वीर देखें, फिर अपनी तस्वीर खींचने का, जिसके आप सेल्फी कहते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। पहले आप अपनी तस्वीर कैमरे से खुद नहीं खींच सकते थे, वो बड़ी अजीबोगरीब आती थी। अब हर बंदा अपने आप को देखना हर कोई पसंद करता है। आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप की। अब उसमें डिफरेंट फीचर्स आए कि कैसे आप अपने चेहरे को बदल सकते हैं, किस तरह आप ज्यादा खूबसूरत नजर आ सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल लगाकर आप कैसे दिखेंगे, राइट? तो ये डिफरेंट एक्सपेक्टेशन डेवलप की जाती हैं, फिर आप इस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए मार्केट में जाते हैं, राइट? तो क्वालिटी, जब आप अपने क्लाइंट्स की क्वालिटी को एड्रेस करेंगे तो you will be able to satisfy their needs. बेसिकली पहले इसके अंदर नीड्स क्रिएट करोगे, फिर उसको सेटिस्फाई करोगे, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प लर्नर आइडेंटिफाई, enhance and utilize their rational, creative, social and moral power in manner that fulfill them individually as well as facilitating national development. So this is the quality of education. This is what quality expect from us. This is what society, learners, parents, they are expected from education, that an education system rationally, balancedly develop creativity, logic, social and moral values. So these things balancedly develop an individuals, which ultimately mean the development of nation. So such empowerment would lead to independence of or autonomy in thought of actions, right? When any student successfully learn these things, so the reaction of these things is his behavior, attitude, right? So quality and relevance concern education would therefore emphasize independent, analytical and creative thinking, right? देखिए मजे की बात सुन लो कि आज जितने भी आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, इनमें से किसी ने वो सॉफ्टवेयर नहीं पढ़े जो आज हैं, पुराने पढ़े हुए हैं। आपने जो आज पढ़ेंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये सब कुछ ऑब्सोल्यूट हो जाएगा शायद, या जिसे हम कहेंगे जी अब इसमें नई जिद्दत आ गई है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दुनिया का हर बड़े बड़े बंदे ने बेसिक्स वही पढ़ी होती हैं। वो उसके आगे रिसर्च के जरिए, इनोवेशंस के जरिए, न्यू थिंकिंग के जरिए, एनालिटिक और क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए उसमें नई जिद्दत पैदा करता है, राइट? न्यू डायमेंशंस क्रिएट करता है, एस्पेक्ट्स क्रिएट करता है, that lead transformation of learner to become an autonomous and responsible actor in humanity affairs. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो क्वालिटीज और रेलिवेंसी है, यही एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस है, राइट? हर बंदा जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, बेसिकली तो उसने पहले
बेसिक्स पढ़ी होते हैं, जो आज से कई सालों पहले बनी थी। उनके बाद वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद न्यू रिसर्च करता है, न्यू डायमेंशंस को दरियाफ्त करता है, और इस तरह ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज का जो सिलसिला है ये सक्सेसफुली आगे बढ़ता है। क्लियर? सो क्वालिटी एंड रेलेवेंस in education is the point where human skills and interests, technology, management, and social and business environment all convergence. It is necessary to recognize the importance of all major factors which contribute to or put barriers against improvement of quality and relevance at macro level in education institutions. Right? So कहते हैं it is important, ये बहुत जरूरी है कि हम उन तमाम मेजर फैक्टर्स को जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं या उसकी राह में रुकावट डालते हैं, उन तमाम को समझें मैक्रो और माइक्रो लेवल पर। मैक्रो यानी कंट्री, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, माइक्रो यानी इंस्टीट्यूशनल, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, स्टूडेंट, उस लेवल पर। तो माइक्रो और मैक्रो लेवल पर आप क्वालिटी और रेलिवेंसी को एग्जैक्टली समझें as a planner, so you are ready to develop such a planning which is successful when implemented. So university is the place where quality and relevance concerned, skill manpower development is really created. University वो जगह है, higher education, tertiary education, जहां क्वालिटी और रेलिवेंस, क्वालिटी इन द सेंस कि यहाँ का निकला हुआ ग्रेजुएट से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, राइट, कि वो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ट्रेंड है सोसाइटी का, न्यू इनोवेशंस लेके आएंगे, और ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दीज इनोवेशंस इंडस्ट्री, मुल्क, कौम तरक्की करेगी, राइट। और ये रेलिवेंट होना चाहिए। irrelevant knowledge or skills are no value in the market, right? So quality, not only quality but relevancy, right? For example, you produce very good quality, but whenever that the graduates entered with this quality in the market, he discovered that his quality has no relevance with the market demand. So therefore, not only quality as well as relevancy, both are important in university or tertiary education. So this is the place where whole range of available knowledge and its applicability or for quality living comes together to generate sustainable ideas, suitable applications to make life worth living. Then how to maintain quality? I said that you try to create skill that is relevant to the market. देखिए, अगर आप IT प्रोफेशनल बनाएंगे और IT प्रोफेशनल की स्किल बहुत अच्छी हो आपकी माइक्रोसॉफ्ट के किसी सॉफ्टवेयर में जो अभी यूटिलाइज ना हो रहा हो मार्केट में, तो उसकी स्किल तो किसी काम की नहीं। आपको हम एजुकेशन की वो पढ़ाएं जो आज से 50 साल पहले थी, तो स्किल तो आपकी बहुत अच्छी होगी, जब आप मार्केट में जाएंगे तो रेलेवेंसी नहीं होगी। ये जो आप इस चीज को देखें, ये जो आज मदरसा एजुकेशन के सिस्टम पर एक क्रिटिसिज्म किया जाता है, वो तो बड़ा अच्छा सिस्टम था, ठीक है। मदरसा सिस्टम जब शुरू हुआ, ये बेसिकली बरसगीर में शुरू हुआ था अगेंस्ट द एजुकेशन, अगेंस्ट द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय मैकॉले, राइट। शायद मैंने आपको शुरू में मैकॉले के बारे में बताया था ना, लॉर्ड मैकॉले, जिसने सब कॉन्टिनेंट का एजुकेशन सिस्टम को की सोर्स ऑफ नॉलेज को चेंज कर दी, यानी उर्दू मीडियम से उसको इंग्लिश मीडियम में ले गया, राइट। तो ये मदरसा सिस्टम जो था ये काउंटर प्रोडक्ट था उसका, लेकिन एट दैट टाइम तक ये बड़ा अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे इसकी रेलिवेंसी आई ना, ये अपने आप को रेलिवेंट नहीं कर सका अकॉर्डिंग टू द न्यू डिमांड्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट। वो उसके नंबर्स ऑफ रीजंस हैं।
ठीक है, तो दैट इज वाई वो सिस्टम आस्ता आस्ता ऑब्सोल्यूट हो गया। तो नॉट ओनली स्किल बट स्किल शुड बी रेलिवेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और यूनिवर्सिटी इसलिए कि यूनिवर्सिटी वो फोरम है जो आपको रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ आपको आजादी होती है कि आप जोन सी भी रिसर्च करना चाहें कर लें, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक फ्रीडम। यूनिवर्सिटी वो लेवल है जहां आपको एकेडमिक फ्रीडम होती है अ सर्टेन व्हेन, फॉर एग्जांपल व्हेन यू डिड योर मास्टर एंड यू एंटर्ड इन एमफिल और पीएचडी, you are fully independent to choose the topic for which you are going to conduct a research. You are freely, no one abstain you, no one create any barriers. If you are confident you can defend your project, no one create any hurdles in the way of your research. So that is why it is said that universities that level which provide you a platform, a proper platform where you challenge the existing system, right? ऐसा ही होता है ना, आप देखिए चैलेंज करते हैं आप उसको कि नहीं ये गलत हो रहा है, और उसके लिए आप दलाइल देते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं, प्रूफ देते हैं। तो इसलिए ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ आके आप मुआशरे में बैठी जो खराबियां हैं ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सोल्यूशन लेके आते हैं फॉर बेटर लिविंग के लिए। The effectiveness of their combined function reflect popularity of university in the society, right? इसीलिए देखें ना, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े आर्गू के साथ बात करते हैं। कॉलेज में या स्कूल के स्टूडेंट में ना उतना कॉन्फिडेंस होता है, ना उतनी करेज होती है, ना उसकी आवाज को इतना, क्योंकि वो भी लर्निंग स्टेज में होता है। यूनिवर्सिटी स्टेज में आके आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ एजुकेशन? इन एजुकेशन द टर्म रेलेवेंस typically refer to the learning experience, either directly applicable inspiration, interest, or other students. Personal relevance, or that connected in some way real world issues, problem and context, real life relevancy. What type of protection is given to someone who challenges that there is no need any protection? देखिए दो बातें शायद रिसर्च में हाइपोथेसिस के बारे में बताया, मैंने आपको बताया था हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस होते हैं कि जी सिस्टम बैड है, सिस्टम बैड नहीं है, तो आप हाइपोथेसिस पे जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। अगर आप उसको चैलेंज करने में कामयाब हो गए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, राइट? तो ये जो फर्स्ट पेज है रिसर्च की, तो जो आने वाले रिसर्चर है वो इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करता है कि ओके अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और अल्टरनेट H1 हाइपोथेसिस अप्रूव हुआ है, तो हम इसकी फर्दर स्टडी करके देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या है। Learning and achievements, it gives them a context within which they can, a student can develop, engage, motivated and self-regulated learners. Relatedness is important to students of all ages, while utility value tends to gain importance as students become older and choose course that will help them choose or achieve their career goals. देखें, जब आप सेकेंडरी एजुकेशन से हायर सेकेंडरी एजुकेशन से निकलते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एफएससी की, इट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एज वेल एज the grades or numbers you achieve in your FSC. Either you are entered in science subjects, in science subject you entered in medical or engineering, IT, and there are a number of fields, or you depend upon your interest, you choose social sciences subjects, arts subjects. At the same time,
some of the students choose to enter in the skill development courses like a associate diploma in different field, electronics, electrics, computers, automobiles, number of fields, right? So this is the stage, right, where when relatedness is important student of all ages while utilizing value need tends to gain importance as students become older and choose courses. Now they are elder enough, wise enough to choose their future that will help them choose or achieve their career goals, what they want to become in next few years. So they choose their features, trends, their professionals. Now they are enough, they are mature enough, so they choose their professional according to his interest or numbers, whichever prefer to them. What does quality education means? A quality education provides the outcome needed for individuals, community, and society to prosper. It allows schools to align and integrate it fully with their communities and assess a range of services across sectors designed to support education development of their students. I have told you, discuss it in detail. If anything you student want to add in this quality, I welcome you. Anyone who participate in this discussion? आप में से वो बंदा अपना नाम बताए जिसने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, साइलेंट था सारे इस 9-10 लेक्चरों में। हेलो, तो फिर बताओ ना, व्हाट इज क्वालिटी? आप क्या समझते हैं? चैलेंज करो ना कि नहीं सर, क्वालिटी सिर्फ ये तो नहीं होती। आप एजुकेशन प्लानर हैं, क्वालिटी एजुकेशन को कैसे परसीव कर रहे हो? आपके मुताबिक व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? हमें तो जमाना हुआ स्कूल कॉलेज को क्विट किए हुए ना। आप तो न्यू या तो लर्नर हो या अभी रिसेंटली आप ग्रेजुएट होके आए हो। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस ईपीएम प्रोग्राम? चले हम इसमें बात कर लेते हैं। What is your expectation from this EPM program? Why you choose this EPM program? आपने ये क्यों चूज किया कि आप EPM ही पढ़ेंगे? Why you choose education planning and management? To become part of education planning. इदरीस कह रहे हैं कि जी एजुकेशन प्लानिंग है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जिस बच्चे को वो चाहिए ना प्रेजेंटेशन, मुझे अपना यहाँ ईमेल एड्रेस लिखे, मैं भी उसको करता हूँ, मुझे यहाँ बताया कि मिल गई है। रमशा आपको करूँ? चलो मैं अभी आपको करूँ बेटा, आपने बाकी सबको करना है, ठीक है?
अभी आएगी तो मुझे बता देना। तुम मुझे बताओ कि मैंने कर दिया है, अब आप चेक करके जो बताऊं कि आपको मिली है कि नहीं। हमेशा मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिया, मुझे बताओ मिल गई कि नहीं, और फिर इन सबको भी आप करें। अभी मैंने आपको किया जस्ट, इसमें देख लो आ गया। इस चीज का नोटिफिकेशन नहीं मिला। ईमेल का भी आ जाएगा, 2 मिनट ठहरो, मैंने अभी किया है ईमेल, मैंने आपको फॉरवर्ड किया है ना। ईमेल कर देगी सज्जाद, तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, उसको भी दे देना। अच्छा, आप कह रही है सिलेक्टेड ईबीएम टू एसोसिएट और एजुकेशन सिस्टम विद ग्राउंड रियलिटी। ओके, आपने ईपीएम, आपके जहन में जो एक्सपेक्टेशन थी ना, बेसिकली दैट इज द क्वालिटी ऑफ ईपीएम, राइट। अब देखो बड़े मजे की बात है, ईपीएम, मैं ईपीएम के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा क्योंकि मैंने ईपीएम ही पढ़ी है सारी, एमए से लेकर पीएचडी तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, क्योंकि मेरा बिलीव है कि एक एक ही चीज में बेस्ट बंदा हो सकता है, हर चीज में बंदा बेस्ट नहीं हो सकता, किसी एक सब्जेक्ट में आप की थोड़ी बहुत कमांड हो सकती है, ठीक है, सारों में नहीं हो सकती। ईपीएम के लोगों में अगर आप इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक क्रिटिकल जो है एनालिटिकल एटीट्यूड पैदा हो जाएगा। आप एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को ना, अब इतनी तुम्हारे अंदर वो आ जाएगी, तुम एजुकेशन प्रॉब्लम्स को समझ सकोगे। यानी जो लोगों की होती है ना बातें, जो उनके ड्रीम्स हैं, समटाइम ड्रीम्स आर नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, तो उसको हम क्वालिटी नहीं कहते ना, ख्वाहिशात तो नहीं होती ना। वो गालिब ने क्या करता कि हर हर ख्वाहिश ऐसी के दम निकले हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश के दम निकले। तो अब आपने देखना है कि जो बेसिकली जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज होती है ना, वो आपको रिसोर्स भी बताती है ना। जहां मुल्क में टीचर की सैलरीज कम हो, जहां पर उनकी रिस्पेक्ट ऐसी ना हो, जहां पर हमारे बजट में प्रायोरिटीज एजुकेशन ना हो, फिर वहां पर इसका एडवर्स इफेक्ट तो जाएगा ना सोसाइटी में। यू गॉट माई पॉइंट। मेजॉरिटी टीचर से अगर ऑनेस्टली पूछा जाए, राइट, तो जब हम हमारा हमारी प्रायोरिटीज एजुकेशन नहीं रही, और नंबर ऑफ रीजंस हैं, राइट। आप देखें, हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने बच्चों को किस लेवल तक पढ़ाना है और किन को आगे लेके जाना है। यानी सारे यूरोप में हर बंदा एमफिल पीएचडी एमए नहीं करता, उनको लेके जाया जाता है जो डिजर्व करते हैं, डिजायर नहीं, जो डिजर्व करते हैं। गवर्नमेंट अपने अवाम का टैक्स उन लोगों पर इस्तेमाल करती है जो उनको कुछ दे सकें, राइट। अपना टैक्स उन बच्चों पर देती है जो आने वाले वक्त में उनको रिटर्न कर सके, राइट। तो
हम सारों को पढ़ा दें तो याद रखो जहां क्वांटिटी होगी वहां क्वालिटी के चांसेस कम होंगे. You have two options, either produce quality or quantity. When you're focused on quantity, you have to compromise on quality. But when you're focused on quality, you will have to compromise on quantity. As education, ठीक है मुबीन, आप ठीक कह रहे हैं. मेमोरी बेस्ड सारी दुनिया में एग्जाम का ही होगा, क्योंकि ये कोई फिजिकल फटीक तो है नहीं कि हम उनसे हम कहें ठीक है जो ग्राउंड में भाग जाए, जो फर्स्ट आएगा उसको हम फर्स्ट में दे. ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल. मेमोरी का टेस्ट होना है ये है कि जो नॉलेज उसने सीखा वो मेमोराइज किया, वेल एंड गुड. द क्वेश्चन इज दैट हाउ ही अप्लाई दिस नॉलेज. ये हमारी एक्चुअली जो है ना हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ होती है. व्हाट वी लर्न, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आवर एजुकेशन सिस्टम प्रेफर वॉमिटिंग. You are all student are active and I am passive. I am speaking, you are just listening. Whenever I invite you, you become part of participation or discussion. ठीक है. हमें समझ आएगा कि कोई किसको आगे लेके जाना किसको नहीं. नंबर 1, हमारी मैक्सिमम जो इस वक्त है वो अपने इकोनॉमिक राइट टीचर सेंटर्ड लर्निंग. आप मेरी बात समझे? तो ये हम अब आप सारे भी तो टीचर है ना, मैक्सिमम आप में से टीचर हो. आप बताए कि आप अपने बच्चों को ये जो आप तमाम ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं ये कैसे पूरी करेंगे, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी आपके पास कि आप इनकी ख्वाहिशात को अब पूरा कर सके इस लेवल पर? कभी सोचा आपने? सो व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी एजुकेशन? हम साथ साथ पढ़ते हैं टू चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमें एजुकेशन को री इंजीनियर करने की जरूरत है. राइट हमारे पास एजुकेशन में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. आपको पता है कितने गवर्नमेंट के पास कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, लाखों की तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर और सारा कुछ पड़ा है. ठीक है. री-इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम टू फुली यूटिलाइज आवर अवेलेबल रिसोर्सेज. री-इंजीनियरिंग करने की जरूरत है. राइट बदकिस्मती से एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के हाथ में पड़ा रहा जो दे आर वेरी गुड एंड बेस्ट टीचर्स. बट मैं माजरत के साथ ये बात करूंगा कि टीचर्स, if I am a good teacher, it is not necessary I am also become a good planner. Right? So planning or management or administration is a different field and different field. Right? You need practical experience to tackle those problems which you are being faced day-to-day affairs in your education system. Yes? Do you agree with me or not? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है उसको आप जरूर ऑन बोर्ड ले, लेकिन टीचर को जब मैं आपको मेरे क्योंकि जो क्लास फेलोज हैं वो कोई प्रिंसिपल है कोई वाइस प्रिंसिपल है एंड दे वी शेयर विद अस. वो हमसे बात करते हैं कि यार प्रिंसिपल साहब जो है वो स्कूल का कंट्रोल नहीं संभाल सकते, उनकी मैनेजमेंट क्वालिटीज कम है, वो हर वक्त डरते रहते हैं, वो लिख नहीं सकते, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर सकते. राइट
तो नंबर ऑफ इश्यूज हैं, वो टीचर्स को नहीं यानी उनसे काम नहीं ले सकते, वो स्टूडेंट को आने पर, क्लास में आने पर मजबूर नहीं कर सकते, वो कॉलेज की सफाई मेंटेन नहीं कर सकते, सपोर्टिंग और लॉजिस्टिक्स स्टाफ जो है उनसे काम नहीं ले सकते। ये वो तमाम सिस्टम्स हैं। जब आप एजुकेशन में जाते हैं ना, स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, तो टीचर की पढ़ाई तो आपको वहां नजर नहीं आएगी, वो तो उस बच्चे को पता होगा। आपने कभी तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पेरेंट बच्चे के साथ क्लास में बैठ के देखेंगे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। आप टीचर इजाजत देंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत देगी, राइट। आप बच्चे की क्वालिटी को घर में चेक करते हैं, उसकी किताबें चेक करते हैं, उससे पूछते हैं तुमने क्या सीखा, उसके बिहेवियर में देखते हैं। लेकिन जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो डिसिप्लिन आपको गेट से एंटर होते हुए नजर आ जाता है। बट ये बड़ा रिंचा है जो आपने क्वेश्चन किया है ना, सीरियस प्रिंसिपल। तो सीरियस और नॉन सीरियस क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इज दैट ये एक अलग फील्ड है और टीचिंग इज अनदर फील्ड है। आप इसको सेपरेट करें, मैनेजमेंट के लोग मैनेजमेंट करें, टीचिंग के लोग टीचर पढ़ाएं, बस इसका वाहिद हाल यही है। और आप में से जो लोग केपीके में से हैं उनको मालूम होगा, वहाँ की गवर्नमेंट ने जब लास्ट टाइम यही गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन दोनों का अलग कर लिया, बड़े कामयाब उनका ये एक्सपीरियंस रहा है। आप टीचर को दे, जिस काम के लिए वो आया है वो टीचिंग के लिए आया है, शुड टीच द स्टूडेंट्स, राइट। और जो टीचिंग के लिए नहीं आए वो अपना काम करें। वो देखिए, मैनेजमेंट का काम होता है टीचर को फैसिलिटेट करने के लिए, राइट। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम तो टीचिंग लर्निंग का नाम है। हम स्टेटस क्यो की कौम है, हमारी सोच गुलामाना है अभी तक। हम आज भी प्रिंसिपल को वो क्या कहते हैं, समझते हैं कि ही इज अथॉरिटी इन स्कूल। ही इज नॉट अथॉरिटी, ही इज मैनेजर हुज टास्क इज टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, राइट। जो मैनेज कर सके चीजों, उसका नाम मैनेजर, प्रिंसिपल, हेड मास्टर है। और टीचर की, और ये जो हेड मास्टर का लफ्ज है ना, यही ठीक नहीं है। ये जो डेजिग्नेशंस है ना, ये स्टेटस के ऊपर बनते हैं, जो क्लैशेस हमारे अंदर बनते हैं। व्हेन ही ट्राई टू इम्पोज his willingness or his authority on teachers, this is the point where teacher and head teacher and principal के दरमियान conflicts पैदा होता है, right. So a good principal is a facilitator who provide a congenial environment to the teacher so they can teach in a very friendly mahol, in a very friendly environment to their students. This is the basic task of principals, because अब principals के देखे ना, उसकी मल्टी डायमेंशनल टास्क है, राइट। उसने एडमिशन करवाना है, उसने पेरेंट्स से मिलना है, उसने कम्युनिटी से मिलना है, उसने सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की जो डिमांड्स हैं उसे पूरा करना है, उसने सेक्रेटेरिएट सपोर्ट देनी है टीचर्स को, यानी उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरीज, उनकी छुट्टियों के हिसाब, राइट। उसने लॉजिस्टिक सपोर्ट का अरेंजमेंट करनी है, यानी पानी, फिर जो क्लासेस की सफाई का इंतजाम है, स्टाफ रूम का सफाई का इंतजाम है, चौकीदार हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, ये तमाम के तमाम से काम लेना प्रिंसिपल काम होता है। मैनेजर है ना, इज मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। और इन तमाम चीजों का फोकस एक वन थी कि एक टीचर एक कंजेनियल एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को पढ़ा सके। दिस इज द बेसिक टास्क ऑफ द टीचर्स, right? You got my point? So this is those expectation hai. This is the expectation from, right? You got my point?
अच्छा चलिए हम आगे चलते हैं, तुम लोग आपस में पीपीटी भी डिस्पर्स कर लो। यस इदरीस, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर जो है ये बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। आई एम सपोर्टर ऑफ दिस ओपिनियन। अच्छा देखो, एक जो टीचर्स को प्रेशर में रखा जाता है ना, जब जब आपको अपने काम पर कमांड होना, तो तुम प्रेशर कभी नहीं लोगे। देखो आपने टीच करना है ना, मुझे भी कहा जाता है अचानक, बाज आ जाती है डिपार्टमेंट के तरफ से कि आप जरा प्लानिंग का एक लेक्चर तो बच्चों को दे दें, तो मैं इसी तरह विदाउट एनी प्रेपरेशन आ जाता हूँ, राइट, बट आई शुड enough command on my subject so I may able to engage all you student, right? लेकिन जब आप कुछ पढ़ाना जानते हैं ना, तो फिर प्रेशर की कोई बात नहीं है, ठीक है, राइट? जब आप में अपने काम करने की सलाहियत हो ना, तो फिर प्रेशर कुछ नहीं कहता। प्रेशर शुरू में होता है जब आप मेहनत करें अपने सब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर आप उसमें नई नई चीजें इंक्लूड करेंगे। The student are willing to listen you. This is my experience. If I am not a good teacher, so none of you are ready to listen me. But I am trying to emerge all those your feelings which you have, your experiences. You said yes sir, yes sir, this is the thing which we are facing. So अगर मैं exactly आप लोगों की ये जो thrust है इसको एड्रेस ना करूं, तो none of you are willing to listen me. आप अगले दिन कहेंगे कोर्स कोऑर्डिनेटर से किसी, ये सर तो पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, ठीक है? तो प्रेशर होगा, बट इफ यू हैव गुड कमांड ऑन योर सब्जेक्ट, यू विल इजीली डिसॉल्व योर प्रेशर, राइट? चलिए थोड़ा थोड़ा इसको भी देखते हैं साथ साथ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस टू हैव क्वालिटी एजुकेशन? Education is the key that will allow many other sustainable development goals to be achieved. When people are able to get quality education, they can break from cycle of poverty. Education therefore help to reduce inequalities and to reach gender equality. ये तो बड़ी सीधी सी बात है। Quality of education as a planner, whenever you met your parents, तो वो आपसे बहुत सी गिले करेंगे कि जनाब आपने हमारे स्टूडेंट्स में या मेरे बच्चे को ये चीज नहीं आई, डिफरेंस, ethicals, behaviorals pertain to subjects, pertains to knowledge. So it's mean these are those things which society wants from you as a teacher to create these characteristics or qualities in their children. That is why देखें पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स का रोल क्या है? पेरेंट आपको दो चीजें देता है, एक आपको रिसोर्सेज दे रहा है कि आप ये इंस्टीट्यूशन को रन करें, एक आपको क्लाइंट दे रहा है। बच्चे, पेरेंट्स अगर विलिंग ना हो तो बच्चे स्कूल में आएंगे? 99% बच्चे स्कूल आने के लिए विलिंग नहीं होते, ठीक है? तो आपने उनकी डिजायर्स को कैसे एड्रेस करना है, राइट? दिस, अच्छा, समटाइम मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स डू नॉट नो व्हाट इज द क्वालिटी। उनको नहीं मालूम होता। आप में से जो टीचर हैं पता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप कभी आते ही नहीं है उनके पास, कोई पूछने नहीं आते वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, because they do not know what is the quality. They think that if their children can read, write quickly and accurately, it's mean school are good enough. But some parents think that education should be reflected in the behavior of their children, particularly those parents who are minded. You often noted that they want that their children should know the basic Islamic concepts like namaz, how to offer namaz,
5 times, how to address elders, their way of talking, their behaviors, all these things, right? So quality का जो concept है वो different clients के नजदीक different है, ऐसा ही है ना? चलेंगे, बताइए कि आज आपको पावर दी जाती है तो आप सब पहला चेंज कौन सा लेके आएंगे एजुकेशन में, एज एजुकेशन प्लानर? वो टॉप प्रायोरिटीज आपकी 3 क्या होंगी? 3 कर लें, 5 कर लें, क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी? व्हाट इज योर टॉप 3 to 5 प्रायोरिटीज? आप सब लिखेंगे जितने भी हैं। पहले टॉप 5 to 10, 3 to 5 प्रायोरिटीज क्या होंगी एज अ एजुकेशन प्लानर? अब अपना कॉन्सेप्ट प्लानर पे रखना है, बड़ा फोकस रख के बात करनी है, फिर उसको डिफेंड करोगे कैसे? गुड, शाबाश। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्टूडेंट लर्निंग, स्कूल मैनेजमेंट, कैरिकुलम, टीचर बिहेवियर, अपॉइंटमेंट्स, एसएससी टीचर, सेम कैरिकुलम, practical oriented education in primary and secondary education, teachers facilities. ताहिर यूसुफ जी, मैं टीचर कैडर को मैनेजमेंट से अलग करूंगा। ओके, स्किल बेस्ड एग्जाम से आप क्या मुराद है? चलो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग तो मुझे समझ आती है, ये स्किल बेस्ड एग्जाम सिस्टम से क्या मुराद है? आप ठीक है, इंटीग्रेटेड स्टडीज, एम्फेसिस ऑन लाइफ स्किल्स, अपडेट सिलेबस। सिलेबस के स्पेलिंग भी तुमने हमारा ठीक नहीं लिखे। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन इन प्राइमरी, change the curriculum, exam system, appoint SSTM teachers, broader guideline दो, promoting virtual schooling को promote करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा खास चाहिए। हर बच्चे के पास तो लैपटॉप नहीं है ना,
ना मोबाइल ऐप्स हैं, ना उनको इस्तेमाल करना आता है, फिर उनके पास इतने पैसे होंगे, खाने के पैसे नहीं होंगे, तो वो लैपटॉप और ये चीजें कहाँ से लेंगे? हम्म। यही एज अ प्लान देखो ना, अगर आपने गरीब लोगों के लिए प्लान करना है तो क्या करोगे? उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आया? आपका सिस्टम नॉलेज बेसिस, स्किल बेस करेंगे। चलें, ये मतलब आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल स्टडीज की तरफ स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे, कोमल कह रही है, और हम उसको गुड कैरिकुलम से क्या मुराद है तुम्हारा कोमल? प्रमोटिंग प्रैक्टिकल एजुकेशन। इन तमाम डिस्कशन से ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अब आपका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट डेवलप हो रहा है एज अ प्लानर ऑफ एजुकेशन, राइट? सो प्लानिंग्स के लिए एज अ प्लानर आपको सबसे पहला जो स्टेप उठाना चाहिए, यू शुड डायग्नोज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। देखो ना, सिस्टमेटिकली जाओ ना, यू आर प्लानर, हवा में बात करोगे ना, डायग्नोज करो एग्जिस्टिंग सिस्टम को। ये जो आपने बातें की, ये तो सारी डिजायर्स हैं। डायग्नोज द एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, देयर आफ्टर ये जो आपने बातें की है, हम इसकी तरफ आएंगे। हाउ टारगेट्स, आपने सिस्टमेटिकली जाना है। तो सिस्टमेटिकली कैसे जा सकते हैं? कि सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशंस। You have sufficient infrastructure and resources if you think as a resource, as a planner। और भाई, आपका स्कूल 2 बजे के बाद बंद हो जाता है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर 24 घंटे है, 6 घंटे इस्तेमाल होता है, 20 घंटे अंडर यूटिलाइज है। मैप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, राइट? आप बताएं एज अ टीचर कितने लेक्चर आप लेते हैं डेली या वीकली? कितना टाइम आपके लिए स्पेयर कर सकते हैं टीचर्स का टू यूटिलाइज फॉर अदर पर्पज? 6 per week mean per day, which is mandatory. I am talking about government system, not private। गवर्नमेंट में कितना लेक्चर लाजमी है एक टीचर के लिए पर डे? कितने घंटे पढ़ाना जरूरी है? गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो बताएंगे, प्राइवेट तो चलो वो करते हैं ना, इस्तेहसाल करते हैं ना टीचर्स का। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, बिकॉज जब आप प्लानर बनेंगे तो गवर्नमेंट के लिए बने। तो यार आप बताओ कितना पढ़ते हैं? इफ यू आर गवर्नमेंट टीचर तो आप कितना, आपके ऊपर लाजमी है, आप एक वीक में कितना पढ़ाएंगे या पर डे में कितना पढ़ाएंगे? 6 पीरियड पर डे है कि पर वीक है? डेली 6 पीरियड? अच्छा, 6 पीरियड डेली, यस। ये 6 पीरियड डेली है तो पर पीरियड 40 मिनट का है, 240 मिनट। तो आपके लिए बाकी टाइम कितना बचता है? जस्ट 2 पीरियड्स, ओके। तो डू यू थिंक ये आप नहीं समझते कि ये हमें यहाँ टीचर्स की जरूरत है?
या हमें पीरियड्स को कर्टेल करने की, देखें अब ये सारा आपस में इंटरलिंक है। हमारे सब्जेक्ट्स कितने, हमारे स्टूडेंट का लेवल क्या है और हमारे टीचर्स कितने हैं। जितने हम अपने सब को बढ़ाएंगे, इतना हमारा टीचिंग आवर्स बढ़ेगा, इतने हमारे रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इतने हमें उस कैडर के टीचर्स चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट। तो एज अ प्लानर एक बच्चे को प्राइमरी तक कितने सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, दुनिया की क्या प्रैक्टिसेस हैं और हमारी क्या प्रैक्टिसेस हैं, हाउ वी curtail दिस बर्डन। जो एक बच्चे से किसी बच्चे ने लिखा ना कि जी मैं सबसे पहले स्कूल के बच्चों का बैग को कम करूंगा। तो इस बैग को कम करने के लिए हमें उनके सब्जेक्ट्स को कम करना पड़ेगा, और ये टीचर्स के ऊपर जो इतना बोझ है इसे कम करने के लिए हमें सब्जेक्ट्स को कम करना पड़ेगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट्स भी है और क्वांटिटी भी है। आप उनको डी देखें, मैंने जितनी जिंदगी में भी पढ़ा, मुझे कभी याद नहीं कि कोई किताब हमने पूरी पढ़ी हो, पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक। आखिरी एक दो तीन चैप्टर हमेशा रह जाते थे। मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं तो आप ऑनेस्टली बात करूंगा, मुझे नहीं याद जिंदगी में फ्रॉम क्लास 1 अब तक, यहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेवल पर तो चलो मजबूरी थी पढ़ लेते थे, वरना तो स्कूल और कॉलेज में कभी हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा आज तक, कभी नहीं पढ़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो गुड, अब आपने कहा ना जी 60 to 70% होता है, तो अगर environments that is the wastage of resources, ये प्रैक्टिकल है ना। अब आप देखें, अब सारे एग्री हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमें ये देखना है कि जो सिलेबस है एज ए प्लानर्स, वो क्या सारा पढ़ाया जाता है। और हम तो ये एजुकेशन सिस्टम में तो 3 महीने 4 महीने स्कूल वैसे ही बंद रहते हैं, 4 मंथ तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारे का सारा जो है वो अंडर यूटिलाइज होता है, ठीक है। आप अभी अगर आपसे, अब तुम प्लानर हो ना, साल में कितने दिन होते हैं, 365। अब तुम जरा छुट्टियां गजेटेड 56 निकाल लो संडेज, और 10 गजेटेड छुट्टियां, और बाकी अपनी गर्मी सर्दी की छुट्टी निकाल के मुझे बताओ तुम्हारे पास एक्चुअल टाइम कितना बचता है, स्टडी टाइम कितना है। साल में से अगर 6 मंथ बचते हैं, 224 दिन नहीं है ताहिर, इससे बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द हमारा एक्चुअल टाइम, तो फिर स्टडी का ये है ना, बाकी तो नहीं है। इस बाकी टाइम को हम चले, हम यही एज अ प्लानर यही सोच, जो हमारी समर वेकेशन है, हम इसमें जो हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में टीचर्स हैं, हम इनकी उसको कैसे यूटिलाइज करें, जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग सैलरी। ऐसा ही है ना। देखो अब तुम प्लानर हो, अब तुम अच्छा, फिर आपका जो एग्जाम का पीरियड होता है इसमें भी ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं। तो हाउ वी प्लान अ प्रोजेक्ट टू यूटिलाइज देयर लीजर टाइम, और देयर जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा बर्डन कम होता है, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, ये क्वेश्चन है ना। उनकी आपने ट्रेनिंग कर ली, उनकी स्किल डेवलपमेंट कर ली। ट्रेनिंग अब 2-2.5 महीने तो नहीं हो सकती, ट्रेनिंग हफ्ता की होगी बस, ज्यादा या 10 दिन की होगी। बाकी दिनों में क्या काम लिया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन कम्युनिटी। नहीं, टीचर आपके पीछे तो पढ़ेंगे तो अलग चीज है ना। प्रेमशा कह रही है जी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स तैयार करें। नोट्स, अच्छा। समर वोकेशनल ट्रेनिंग,
एक ये फरत ठीक कह रही है, नोट मेकिंग, ये तो भी मैंने सुना है, जब हम थे हमें तो कभी किसी ने नोट्स नहीं बना के दिए थे, हम तो अपने नोट्स खुद बनाते थे भाई, नोट्स स्पून फीडिंग। हम भी तो पढ़े हैं ना, नोट्स बनाए हैं, पढ़े भी हैं, कंप्लीट भी है, नंबर भी लिए हैं, राइट। आप बना के देते हैं तो फिर स्टूडेंट क्या करता है? इसका मतलब है हम अपने आने वाला स्टूडेंट और भी हमारा नकम्मा होगा अगर नोट्स भी उसको टीचर बना के देगा। अच्छा, आपकी इन तमाम डिस्कशन से आपको थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि हाउ डिफिकल्ट इज प्लानिंग। देखिए ना, आप 10 12 15 बच्चे हैं और आप किसी एक बात पर भी मुतफिक नहीं हो रहे, आपको शाम तक भी बिठाया जाए तो शायद इतना बड़ी लिस्ट बन जाए काम की, डिजायर्स की, क्वालिटी की। तो यू गॉट माई पॉइंट, हाउ डिफिकल्ट इज टू मीट the expectation of the parents and students. So this is your task कि आपने कैसे सोसाइटी की नीड्स को इंटीग्रेट करना है इन कैरिकुलम और एजुकेशन सिस्टम में, और ये कितना मुश्किल काम है। यू गॉट माई पॉइंट। एज अ प्लानर आपके अंदर किस किस्म की क्वालिटीज होंगी तो यू आर एबल टू एड्रेस ऑल दीज थिंग्स। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये तो अभी आपने बात कर ली, हम अगले लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे जब हम मजबूरियां देखेंगे जो टेक्निकली गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए, हम उसके अंदर इन सब कुछ को कैसे करेंगे। ये तो आपकी जनरल ऊपर की बातें थी जो मर्जी कर लेते, ठीक है।